Hello and welcome to Good, Better, Behtareen. If you haven't already subscribed to my channel, please remember to do so. आज का topic, how to help someone with anxiety, self-consciousness and nervousness with a few simple home remedies. I have listed 5 today. Number 1, avoid comparing them with someone very close to them in their family or in their friend circle. Number 2, just before they are about to perform or make a public appearance or do something important and challenging, don't make them nervous. Number 3, draw their attention to their strengths and things that they can do confidently and comfortably. Number 4, keep them busy in their comfort zone. So in the areas where they are confident and proficient to perform, where they can work very easily and where they can work with expertise and fluency and proficiency, keep them busy and engaged in those happy zones. And number 5, last but not the least, give them happiness therapy, happiness treatment. जी हाँ, खुशी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, तो जो भी नर्वसनेस, एंजाइटी, सेल्फ डाउट या किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो और वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक हो, जिसको आप केयर से घर पे मदद दे सकते हैं, तो ऐसे एंजाइटी वाले लोगों के लिए कोशिश कीजिए कि वो जिन चीज़ों से खुश होते हैं, जिन चीज़ों से एंटरटेन्ड फील करते हैं, उनको एक गुड फन या एक लाइट हार्टेड फीलिंग जो उनके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं, जिन चीज़ों से आप वो उनके लिए फराहम कीजिए. उनको खुश रहने में, खुशी के बहाने तलाश करने में पॉजिटिव एंटरटेनमेंट, हेल्दी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि ये थेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज़. लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. तो उनको जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो लाइट और एंटरटेन और अपनी जो भी प्रॉब्लम एरिया से थोड़ा सा हील्ड फील करते हैं, उनको आप वो मौके फराहम कीजिए, उनके लिए हैप्पीनेस और हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट कीजिए. ये टॉपिक इतना नाजुक और हसास और इतना ज़रूरी है, एंड यू नो व्हाट, सो रिलेटेबल, क्योंकि हम सब कभी ना कभी एंजाइटी का शिकार होते हैं या किसी को जानते हैं जो है एंजाइटी का शिकार. तो मैंने बहुत इलैबोरेट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज की वीडियो कदरे लंबी हो गई है. जब आप रिलैक्स्ड हो, आज डिनर के बाद जब आपका कॉफ़ी टाइम या टी टाइम हो, तो आप उस वक्त ज़रूर मेरे पॉइंट्स पे गौर कीजिएगा. एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. क्या पता किसी के बहुत काम आ जाए. And please remember to subscribe to my channel Good, Better, Behtareen. Immediately before entering a party, if you take a minute at the entrance, cast a glance at yourself, just check to see that you're looking okay, and maybe you have a fleeting few questions in your mind regarding your appearance, regarding the people who are going to be present there, regarding what you're going to say, how things are going to turn out. अगर ये तमाम क्वेश्चंस इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स आपके जहन से गुजरते हैं, देयर आर अ फ्यू बटरफ्लाइज इन योर स्टमक एंड देयर इज अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ नर्वसनेस और एंजाइटी, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल. कोई भी परफॉर्मेंस से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले, एंट्री से पहले, किसी मीटिंग रूम में, प्रेजेंटेशन रूम में, क्राउडेड रूम में, किसी गैदरिंग या पार्टी में दाखिल होने से पहले, शो देने से पहले, एंटर करने से पहले, वो जो एक हमारे अंदर थोड़ी बहुत a few pangs of nervousness, anxiety, questioning ourselves, double checking things, taking things off our checklist, जैसे कि प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम एंटर करने से पहले we are taken over by this wave of nervousness about our performance. इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारे ऊपर प्रेशर टू परफॉर्म या डिलीवर होता है, तो एक एड्रेनलिन रश हमारे पूरे जिस्म से गुजरता है. दैट एड्रेनलिन एक परफॉर्मेंस रिलेटेड हार्मोन है, एड्रेनलिन. तो जब भी कोई एक्शन की बात हो, एड्रेनलिन हमें उसके लिए प्रिपेयर करता है. तो ठीक है, दैट इज ओके, दैट्स नॉर्मल. लेकिन अगर आपको लगता है कि खुद आप में या फिर आपके किसी भी प्यारे में ये जो एक नर्वस एंजाइटी है, ये सिर्फ शो टाइम से पहले नहीं है,
ये सिर्फ किसी पार्टी में, दावत में, गैदरिंग में, मीटिंग में, स्कूल प्रेजेंटेशन, यूनी या कॉलेज का कोई बिग डे, ऑफिस, फैमिली, वर्क, कहीं पर भी कोई भी इवेंट या कोई भी जहाँ पर आपको एक आपके ऊपर स्पॉटलाइट हो और आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करना हो, या फिर जनरली भी अगर आपको लगता है कि आप हर वक्त एंग्जाइटी का शिकार हैं, अपने आप को डाउट करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, किसी ना किसी लेवल पर इनकम्प्लीट, इनसफिशेंट, इनकॉम्पिटेंट या मिसफिट फील करते हैं, या अपने आप को खुद ही अपने जो एक सेल्फ टॉर्चर का शिकार रहते हैं, अपने आप को सेल्फ पिटी या सेल्फ डाउट का शिकार रहते हैं, तो फिर इस लेवल की एंजाइटी और नर्वसनेस जो है, इसके लिए काउंसलिंग ज़रूरी है. So let me run this disclaimer before I proceed with today's video, that if you experience this level of anxiety within yourself, or if you notice it in your child or children or in any near and dear one, और आपको लगता है कि इस वजह से ये मिलने मिलाने या परफॉर्मेंस से पहले ये अपने आप को बहुत, या कहीं पर भी किसी महफिल में शमूलियत इख्तियार करने से पहले ये अपने आप से बहुत सारे सवाल करते हैं और ये एक जोन में चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये नर्वस एंग्जाइटी है. इसको काउंसलिंग और प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है. तो फिर विदाउट एनी फर्दर अडू आप उनसे और अपने उस फैमिली मेम्बर से बात करके उनको कन्विंस कीजिए, हिम्मत दिलाइए एंड टेक देम टू अ प्रोफेशनल काउंसलर, ताकि उनके जिस भी लेवल और स्टेज पे ये चीज़ है उसका तदारुक किया जा सकता है, इलाज किया जा सके और उनकी मदद की जा सके, ताकि दे कैन फील वेल अगेन, दे कैन फील सोशली cohesive again, they can feel socially balanced again, and they have that motivation and that energy and drive to meet and connect and just be themselves. लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी माइल्ड टू मीडियम एंग्जाइटी, नर्वसनेस और सेल्फ डाउट के बारे में, जिसका अक्सर हम लोग शिकार हो जाते हैं, कभी पहले, कभी बाद में, कभी बचपने में, कभी टीन एज में और कभी इवन किसी भी एज में. ये क्यों होता है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ जिनकी मैं निशानदेही कर पाई हूँ. आइए उन पे बात करते हैं. नंबर 1, हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, यानी जो हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, वो और उनकी कही हुई बातें और उनकी तज्ज़िये और उनका हमारे बारे में जो जजमेंट और एनालिसिस होता है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को, अपनी वर्थ को और वैल्यू को, अपनी काबिलियत को, अपनी अच्छाई बुराई कमी बेशी को अपने घर वालों की निगाहों से पहले जांचता है और नापता है और पैमाइश करता है, क्योंकि हमारे घर वाले हमारी फर्स्ट ऑडियंस होते हैं. तो कोशिश कीजिए कि अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को करेक्ट तो कीजिए, लेकिन इस तरह से किसी और से कंपेयर नहीं कीजिए, या इस तरह से उनको इन अल्फाज में उनकी कुदरती या उनकी आदतन कोई जो ऐसे कुछ उनके मिजाज हैं जो आपको लगता है कि उनको करेक्ट करने चाहिए, लेकिन अपने अल्फाज का चुनाव और अपनी तरबियत और क्रिटिसिज्म का भी अंदाज ऐसा हो कि आप किसी से उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस ना छीन लें. यानी कि देखिए, कभी कभार बहन भाई या घर के बड़े माँ बाप भी हम लोग बच्चों को कुछ इस तरीके से कह देते हैं, चाहे उनकी किसी आदत को, और हमें लग रहा होता है कि हम इसके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जो डायलॉग है या वो जो एक तनकीदी या तंजिया स्टेटमेंट है, कभी कभार वो जहन में घर कर जाती है और इंसान अपने आप को आपके उस गुस्से की लेंस के थ्रू देखने लगता है, जबकि आपका तो गुस्सा थोड़ी देर बाद या चंद दिनों बाद हवा हो जाएगा. हो सकता है जिस आदत की आप इस्लाह करना चाह रहे हैं वो भी ठीक हो जाए, लेकिन वो जो आपने एक एंग्जाइटी या एक नर्वसनेस बिठा दी है बच्चे के जहन में, वो चस्पा हो जाएगी उसके जहन में. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने किसी से कह दिया कि तुम ये कर ही नहीं सकते, तुम तो जब भी महफिल में, तुम तो हमेशा कोई ना कोई, तो यू मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें तो महफिल में बात करनी नहीं आती,
या ये कि अगर कोई कुछ अपने हाथों से कुछ काम करता है तो अगर वो काम बहुत अच्छा करे लेकिन उसको प्रेजेंटेशन नहीं आती तो आप उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करें। ये आप नहीं कहें उससे और बार बार नहीं कहें। देखिए, जो बात इसरार से, तकरार से, रिपेटिटिवली बारहा कही जाएगी, कहते हैं ना कि अगर पत्थर के ऊपर भी बार बार एक पानी का कतरा पड़ता रहे तवातुर के साथ तो उसमें छेद कर देता है। इसी तरह अगर आप रोज़ाना किसी से या गाए बगाए किसी से कहते रहेंगे कि भाई तुम्हें काम तो करना आता है लेकिन प्रेजेंटेशन में तुम हार जाते हो, तुम्हें ये तो करना आता है लेकिन इस चीज़ में तो तुम ज़ीरो हो, तुम ये चीज़ तो कर ही नहीं सकती, तुम ये करोगी, तुम जब भी करोगी ना इस चीज़ को गलत ही करोगी। या उसको देखो, एक और चीज़, कंपैरिजन। बहुत सारे लोग कंपैरिजन को लेकर दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कंपैरिजन से इंसान सीखता है। हमको पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं? जब तक हम अपने आप को किसी स्टैंडर्ड से या किसी और से जो मच बेटर देन अस हो उससे कंपेयर ना करें। तो ठीक है, कंपैरिजन करना ज़रूरी है क्योंकि कंपैरिजन से ही हमको अपना अंदाज़ा होगा कि हम ठीक कर रहे हैं, कम अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, या ये कि नहीं हम इतना बुरा नहीं कर रहे, हम अबव एवरेज कर रहे हैं बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। वो वाला कंपैरिजन ठीक है, लेकिन कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा सोचिएगा, अगर आप अपना या अपने बच्चों का या अपने स्टूडेंट्स का या अपने बहन भाइयों का या अपने हालात का कंपैरिजन कर रहे हैं किसी बहुत ऊंचे शख्स के साथ जो बहुत मशहूर भी हो, जो आपकी कम्युनिटी, फैमिली, बिरादरी या आपके सोशल सेटअप, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के लिए एक हाई स्टैंडर्ड हो, एक एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पलरी कोई कैरेक्टर हो, तो आप सीखेंगे भी, इंस्पिरेशन भी लेंगे, लेकिन आपके अंदर की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होगी। मेरे इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा। अगर आप अपने आप को या अपने प्यारों में से किसी को इम्प्रूवमेंट की गर्ज से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन किसी बहुत हाई स्टैंडर्ड से, किसी फेमस शख्स से, किसी सेलिब्रिटी से, या अगर आपकी कम्युनिटी या फैमिली में ही कोई हो, कोई बहुत नामी गिरामी या कोई बहुत अकम्पलिश्ड कोई शख्स हो, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो यूल लर्न, यूल टेक इंस्पिरेशन, बट माइनस द कैलोरीज। कैलोरीज से मेरी मुराद यहाँ पर है माइनस द हर्ट। आपकी जो एक जायज़ ईगो होती है, नन्ही मुन्नी सी ईगो हम सब में होती है, बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन एक नन्ही मुन्नी ईगो जिसको हम सेल्फ इमेज या सेल्फ एस्टीम से के मुतरादिफ समझते हैं, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो हर्ट होना शुरू हो जाती है ना तो सारी लर्निंग, सब कुछ रुक जाता है। बस इंसान उसी को पकड़ के बैठा रहता है कि मेरी तहकीर हो रही है, मुझे इस चीज़ से दुख और तकलीफ और मुझे अजियत के ज़रिए सिखाया जा रहा है। और ऐसी लर्निंग जो अजियत के साथ पैकेज डील में मिले, इंसान उस लर्निंग को उठाता ही नहीं है। अगर वो उसके ऊपर मुसल्लत या थोपी भी जाए, इंसान उसको रेजिस्ट करेगा। वो उसके पास, उसके ऊपर दी जाए, उसके ऊपर उसका कोट पहना दिया जाए, लेकिन इंसान उसको दिलो जान से रेजिस्ट करता है। इंसान तब सीखता है, ग्रो करता है, दी हुई लर्निंग को अक्वायर करता है और ओन करता है, जब इंसान को इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ और बहुत लाइटली कोई बात कही जाए। जब हमें कोई बहुत लाइटली और पोलाइटली और हमारी रिस्पेक्ट के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कोई हमें कोई चीज़ पेश करता है तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं, हम उसको ओन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, एक्वायर करते हैं और हम उसको अपना लेते हैं। हमें लगता है हाँ ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, या चलो मैं इसकी कोशिश करता हूँ। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको कंपैरिजन करते हुए ख्याल रखना है कि बहुत करीबी किसी से अपने बच्चों को या अपने किसी भी बहन भाई को या किसी को भी, इवन योरसेल्फ, कंपेयर नहीं कीजिए। क्योंकि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप एक बच्चे को उसके बहन भाई से कंपेयर कर रहे हैं, बहन भाई एक छत के नीचे रहते हैं, तो आप एक शख्स को डिमिनिश कर रहे हैं, उसको डी वैल्यू, डिमोट कर रहे हैं, चाहे सिर्फ अपनी नज़रों में, चाहे सिर्फ अपने तेज़ अल्फाज से, लेकिन आपने उसको मुकाबिल ला के खड़ा कर दिया है किसके? उसके एक और प्यारे से, उसके अपने भाई से या बहन से, जो रोज़ाना उससे, इसके साथ उसका रोज़ाना का इंटरेक्शन है, जो रोज़ाना उसकी नज़रों के सामने है।
तो आप बताइए कि वो जब भी अपने उस भाई या बहन के मुकाबिल या बराबर में बैठा हुआ होगा, वो अपने आप को कितना सेल्फ कॉन्शियस और छोटा और इन्फीरियर फील करेगा। हो सकता है कि मैं बहुत एक्सट्रीम सिनारियोज की बात कर रही हूँ, लेकिन आई हैव सीन इट हैपन। तो इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप एक बॉस हैं और आपके टीम मेंबर्स में से एक दो जो हैं, आपको लग रहा है कि भाई वो बहुत लैग बिहाइंड कर रहे हैं एंड यू नो दे आर नॉट पुलिंग देयर वेट, और वो टीम में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हमेशा ज़रा दे टेक द बैक सीट, कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेते, ड्रिवन नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, और आपको उनको कोई मिसाल देनी है, तो बिल्कुल उसके बराबर बैठने वाले या उसके साथ काम करने वाले, उसके बेस्ट बडी और उसके उठने बैठने वाले कोलीग के साथ उसको कंपेयर नहीं कीजिए। उसको कंपेयर कीजिए किसी ऐसे शख्स के साथ जो सबके लिए एक मिसाल हो, जो सबके लिए यहाँ पर हो, सिर्फ उस शख्स से थोड़ा ज़्यादा नहीं हो, बल्कि जो सबके लिए एक ऊंची मिसाल हो, क्योंकि ऐसा करने से आप उसकी इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर उसको एक एग्जाम्पल, एक स्टैंडर्ड सेट करके देंगे। नंबर 2, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टीनेजर को हेल्प करें कि वो एंग्जाइटी का शिकार नहीं हो, हमेशा सेल्फ कॉन्शियस फील नहीं करे, तो आप अपने आप को भी जांचिए कि कहीं आप तो उसकी एंग्जाइटी ट्रिगर नहीं कर रहे। कैसे? टाइमिंग। टाइमिंग हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टाइमिंग, बात कहने की, सिचुएशन एनालिसिस आपका, यानी जिसको हम मामला फहमी कहते हैं, वो अगर आपका कमज़ोर है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आप हीरे मोती जैसी बात भी गलत टाइम पर कहें तो उसका क्वाइट द कॉन्ट्ररी, अपोजिट इफेक्ट आएगा। क्या मतलब मेरा? जैसे कि आपके बच्चे, बेटा या बेटी या जो भी जो एंग्जाइटी का शिकार है, कॉन्शियस हो जाता है, नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है, उसको लगता है कि मैं इस मामले में, इस महफिल में, इस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं डिलीवर कर सकता, भाई मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, तो आप क्या करेंगे? आप उनको जो एक्चुअल कहीं पर एंट्री या पार्टिसिपेशन या परफॉर्मेंस या अपीयरेंस देने का टाइम है, उससे पहले बहुत फूंक फूंक के कदम रखना है। कोई ऐसी बात नहीं चाहिए उनकी अपीयरेंस या कपड़ों को लेकर या उनके अंदाज को लेकर या उनकी बातचीत का या जो उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है या कोई भी हो, यानी उसके अंदाज, आदात और अपीयरेंस को लेके कोई कमेंट्स पास नहीं कीजिए जस्ट बिफोर शो टाइम, क्योंकि उस वक्त इंसान जो पहले ही एंग्जाइटी का शिकार हो, उसकी नर्वसनेस, उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस और उसकी घबराहट और उसका सेल्फ डाउट जो है वो पीक पे होता है। तो अगर आपने उस वक्त जो है उसको और ज़्यादा घबरा दिया, आपने उसको और ज़्यादा स्क्रूटनाइज और एग्जामिन्ड होने का एहसास दिला दिया कि यू आर बीइंग एग्जामिन्ड एंड स्क्रूटनाइज फ्रॉम एवरी एंगल, तो वो तो वैसे ही उसके हाथ पांव फूले हुए हैं, वो तो फिर बैठ जाएगा। अब आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आपको किसी के अंदर आपको लग रहा है कि इसकी ये चीज़ें जो है इसको इम्प्रूव करनी है, आप अपने जहन में नोट कर लीजिए। उस वक्त उसको थम्स अप कह के अपनी बेटी को, बेटे को, स्टूडेंट को, बहन को, भाई को, दोस्त को या अपने आप को, उस वक्त अपने आप को या उन लोगों को आराम से उनको, उनकी शिप को सेल करने दीजिए, लॉन्च करने दीजिए, उनको लॉन्च पैड से आगे बढ़ने दीजिए। फिर जब वो बाद में किसी वक्त, जब वो बिल्कुल उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, जब वो रिसेप्टिव और रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे, बात सुनने के रवादार होंगे, तब आप उनको बताइए कि तुम ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये और ये जो हैं इनको ऐसे नहीं, ज़रा ऐसे करने की कोशिश करो। वो सुन भी लेंगे, उनको मुश्किल भी नहीं लगेगा और वो अपनी स्ट्राइड में ले लेंगे एंड दे आर गोइंग टू incorporate that into their improvement plan for themselves. ठीक है? तो नंबर 1 क्या था? Do not compare the person who is suffering from anxiety to anyone living very close to them. At home or at work, आप एंग्जाइटी और नर्वसनेस के पेशेंट को उसके किसी करीबी शख्स से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान इस कंपैरिजन से बहुत अजियत उठाता है। ठीक है? ये मेरे ख्याल से तो करना गुनाह है, गलत बात है
कि आप किसी को बार बार स्पॉट पे डाल रहे हैं और आप उसको इतने करीबी किसी से कंपेयर कर रहे हैं, एक तो उनके आपसी ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे, प्लस आप किसी को इतना ज़्यादा एग्जामिन फील करा रहे हैं कि वो हर वक्त मवाजने का शिकार हो जाए। नंबर 2, टाइमिंग। कभी भी इम्पॉर्टेंट इवेंट से पहले, दावत में जाने से पहले, मीटिंग रूम में एंटर करने से पहले, जब कोई बहुत मुश्किल से अपने आप को पुट टुगेदर कर रहा हो, उसको घबराइए नहीं, डड़बड़ाइए नहीं। शो टाइम से पहले कोई भी जो नर्वस हो उसको बस थम्स अप दीजिए और उससे बोलें बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम बड़ा अच्छा करोगे। नंबर 3, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। न सारी खूबियां किसी एक शख्स में जमा है, न तमाम खामियां किसी एक शख्स में इकट्ठी हो सकती हैं। तो जो ऑलरेडी एंग्शियस हो उसको कोशिश कीजिए उसको उसकी दीगर और स्ट्रेंथ्स और क्वालिटीज ढूंढने में मदद दीजिए। देखिए, अगर कोई शख्स 2 या 3 चीज़ों में घबरा जाता है या थोड़ा कमज़ोर है, या ये कि है तो अच्छा लेकिन उसको उनको प्रेजेंट करना नहीं आता, वो अपनी क्वालिटीज़ को दुनिया के सामने पेश नहीं कर सकता, वहाँ पर वो थोड़ा घबरा जाता है, कोई बात नहीं, उसकी मदद कीजिए। लेकिन इन द मीन टाइम आप खुद भी स्टडी कीजिए और उससे भी कहिए कि देखो, हर शख्स के अंदर स्ट्रेंथ्स और खूबियां भी होती हैं। तो अगर उन 3 चीज़ों के अलावा उसके अंदर क्या मालूम 4 और चीज़ें हों जिनको लेकर वो स्ट्रांग हो, ना सिर्फ ये कि वो स्किल्स या वो टैलेंट या वो क्वालिटीज़ में वो माहिर हो, लेकिन उनको शोकेस करने में, यानी दुनिया के सामने बरोएकार लाने में, पेश करने में, प्रेजेंट करने में, उनको प्रेजेंट करने में भी वो कॉन्फिडेंट हो, कंफर्टेबल हो और वो किसी ना किसी तरह उनके ऊपर क्या कहते हैं कैपिटलाइज कर सके, ग्रो कर सके। क्योंकि कुदरत का उसूल है कि कुदरत कहीं पर भी वैक्यूम नहीं रहने देती। लॉ है साइंस की, नेचर अबहॉर्स अ वैक्यूम। तो कोई ना कोई चीज मैटर की वैक्यूम या खाली जगह को आके फौरन पुर कर लेती है। तो अगर आपको कहीं से तवज्जो हटानी है तो आपको फौरन से उसको एक रिप्लेसमेंट देनी होगी, आपको उसकी तवज्जो, उसकी स्ट्रेंथ्स और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की तरफ मबजूल करानी होगी। जैसे ही आप किसी एंग्शियस पर्सन को बताएंगे कि अच्छा इस चीज़ के अलावा ये देखो, तुम ये और ये कितना अच्छा कर लेते हो और कितने कॉन्फिडेंटली और कितने आराम से कर लेते हो और तुम्हें इसमें महारत हासिल है, तुम सिर्फ प्रोफेशंस नहीं हो, तुम सिर्फ कंफर्टेबली नहीं कर सकते बल्कि इस चीज़ में तो तुम माहिर हो, एक्सपर्टीज है तुम्हारी। तो जो इंसान अपने बारे में अच्छा फील करने लगता है उसको होता है हाँ, ये 4 चीज़ें या ये 3 चीज़ें तो मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो वो जो उनको वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उनको एक खुद एतमादी मिलेगी। वो पॉजिटिव फीलिंग जो है, जब इंसान अपने किसी अच्छे काम को देखकर अच्छा फील करता है, चाहे हाथ से बनाई हुई कोई चीज़ हो, हाथ से की हुई कोई स्किल हो, या कोई लिखने का काम हो, या कोई भी काम जो आप अपने हाथों से करते हैं, या आप अपनी समझबूझ से करते हैं, या आप अपनी कोई आपकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी हैं, या आप कोई रिपोर्ट बहुत अच्छी बना के दे सकते हैं, या आप लोगों से इस चीज़ में आप लोगों का काम बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। कोई भी एक्शन या कोई भी मेंटल या फिजिकल या मस्कुलर काम, स्किल जिसमें आप माहिर हैं, जो एंग्शियस शख्स है वो माहिर है, उसकी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल करा दीजिए। उसको वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा और वो जो बूस्ट होगा वो उसकी मदद देगा उसके प्रॉब्लम एरियाज को टैकल करने में। तो सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करें, सोल्यूशन फाइंडिंग में एक बहुत बड़ी ट्रिक ये है कि सोल्यूशन फाइंडिंग के लिए एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी। तो जो मसला है उसको तो हल करें। कभी कभी मसले का हल ढूंढने के लिए आपको जिस शख्स की आप मदद करना चाह रहे हैं, आपको उनको तमाम हल ढूंढ कर नहीं देने, आपको उनके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भरने की कोशिश करनी है कि वो अपने मसाइल को हल करने के काबिल हो जाएं। As the age-old saying goes, give a man fish to eat and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for a lifetime. तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन किसी भी घबराहट और एंग्जाइटी और नर्वसनेस के शिकार शख्स के लिए यही है। नंबर 4, कीप देम बिजी डूइंग समथिंग क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड ऑल्सो दैट दे कैन एंजॉय एंड डू इजीली। यानी कि उनको हमेशा एंगेज्ड रखिए,
बिजी रखिए और एट टास्क्स एंड एक्टिविटीज that they can perform with ease and confidence and comfortably, और जिससे उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिले, प्राइड मिले, वो अपने बारे में अच्छा फील करें, उनको लगे कि वो कुछ अकम्प्लिश कर रहे हैं और उनकी भी एक कंट्रीब्यूटिंग वर्थ है, वैल्यू है, उनके हाथ की बनाई हुई चीज़ या उनके जहन से किया हुआ काम अप्रिसिएबल है और नोटवर्दी है, रिमार्केबल है और अच्छा है, क्योंकि इससे उनके कॉन्फिडेंस को और उनके सेल्फ इमेज को बूस्ट मिलेगा और ये बूस्ट आगे जाकर उनकी प्रॉब्लम एरियाज की टैकलिंग में उनको मददगार साबित होगा। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पीनेस एंड हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट कीजिए उनके लिए। तो whatever makes them laugh, whatever makes them smile, whatever makes them feel entertained, happy, takes the load off their mind, makes them feel light-hearted, makes them feel optimistic and hopeful, and creates a feeling of energy to be able to cope with the other challenges of their life, वो वाली खुशियाँ और उनके छोटे छोटे मौके और उन खुशियों के बहाने उनके लिए क्रिएट कीजिए और उनको खुद भी तवज्जो दिलाइए कि ये जो काम है जिनसे तुमको खुशी मिलती है, इनका भी एक टाइम रखो ताकि तुम्हें इनसे पॉजिटिव एनर्जी मिले। ठीक है, तो ये 5 बहुत अच्छी होम रेमेडीज हैं टू हेल्प समवन हु इज डीलिंग विद एंग्जाइटी। ये अगर कोई वाकई कोई क्लिनिकल लेवल तक एंग्जाइटी का शिकार हो तो फौरन से पेशतर काउंसलर के पास लेके जाइए, लेकिन बहुत बेसिक ग्रास रूट लेवल पर आप ये कुछ होम रेमेडीज करके अपने और अपने प्यारों की मदद कर सकते हैं।